हेलो स्टूडेंट, सब एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बज चुके हैं दोपहर के 1 और ठीक दोपहर के 1 बजे क्या होती है, तो ठीक दोपहर के 1 बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से आ जाएंगे क्लास में और एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि हमारी इनपुट डिवाइस के ऊपर होगी। इनपुट डिवाइस, कल हमने कीबोर्ड के बारे में बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। कीबोर्ड से आगे और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, तो आज होप करते हैं कि सारी इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए और एक एक करके जो जो मैं पूछूंगी वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। बिल्कुल 1 बजे होती है, 1 बजे शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलो। नकल तो आप इतनी उतारते हो मेरी, हाँ। ऑफलाइन क्लास होती तो आप बताते भी कि मैं वैसे बोलती है वैसे बोलती है। हाँ, चलो शुरू करते हैं। देखो, हमने कीबोर्ड तक चीजों को कंप्लीट कर लिया था। कीबोर्ड हम कल पढ़ चुके थे बहुत अच्छे से, है ना। अब हम अदर इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं और इससे पहले हम पढ़ेंगे पहले माउस के बारे में। हमने 2 मुख्य इनपुट डिवाइस की बात की थी, तो 2 मुख्य इनपुट डिवाइस कौन कौन सी थी? एक कीबोर्ड, दूसरी माउस। बाकी और भी बहुत सारी है, वो भी आगे आगे देखते चलेंगे। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं बात करती हूँ माउस की, तो माउस का आविष्कार कब किया और किसने किया, जरा बताना मुझे एक बार जल्दी से। चलिए जल्दी से बताना है यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, राम जी। अच्छा, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, चलिए बताइए एक बार जल्दी से मुझे माउस के बारे में कि माउस का इन्वेंशन कब किया और किसने किया, किसके द्वारा माउस का आविष्कार किया गया। तो देखो, माउस की अगर बात करती हूँ तो 1964 में डगलस एंगलबर्ट के द्वारा, डगलस एंगलबर्ट के द्वारा, नोट कीजिएगा यहाँ पर, डगलस एंगलबर्ट। क्लियर? तो डगलस एंगलबर्ट के द्वारा, और इसके साथ एक और व्यक्ति थे, नाम है उनका विलियम इंग्लिश। दोनों नाम लिख लेना, विलियम इंग्लिश। तो 2 व्यक्ति हैं ये, इन दोनों के द्वारा, 2 व्यक्ति हैं ये, इन दोनों के द्वारा विलियम एंगलबर्ट, विलियम इंग्लिश भाई, इन दोनों के द्वारा किसका इन्वेंशन किया गया? तो माउस का आविष्कार किया गया 1964 में, माउस को बनाया गया। इससे ज्यादा पूछता नहीं है, बट अगर इससे भी ज्यादा पूछने के लिए बोले तो याद रखना, माउस आपके 3 प्रकार के होते हैं। माउस 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है आपका मैकेनिकल माउस। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, जब हम छोटे हुआ करते थे तो आपके कंप्यूटर की लेबोरेटरी में, लैब में एक मैकेनिकल माउस हुआ करता था, जिसमें मेटालिक बॉल होती थी, एक रबड़ की बॉल होती थी, बहुत भारी भरकम होता था। तो एक मैकेनिकल माउस जो सबसे पहले इस्तेमाल होते थे। फिर आए आपके ऑप्टिकल माउस, मतलब रोशनी से, लाइट से, प्रकाश से चलने वाले माउस। और इन दोनों माउस में तार होता था, तार मतलब वायर होती थी। और इसके बाद जब लैपटॉप का इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो आए आपके वायरलेस माउस, मतलब बिना तारों वाले माउस, बिना तारों वाले माउस। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ पर्टिकुलरली, तो 3 प्रकार के माउस होते हैं। पहले मैकेनिकल, दूसरे ऑप्टिकल और तीसरे वायरलेस। ठीक है, तो ये पूरी हिस्ट्री हो जाती है अगर हम माउस की बात करते हैं तो। क्लियर? हाँ, 1964 में, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच कृष्णा यादव जी। ठीक है, अब की बार तो जो हम एमएस ऑफिस करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सारी चीजें हम एनसीईआरटी बेस करेंगे, तो उसमें तो खैर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल इससे कंप्लीट हो जाएगा जम्मू कश्मीर वाला भी सिलेक्शन फैक्ट्री जी। बिल्कुल, स्कूल के अंदर क्या कह रहे हो? ओनली फॉर एसएससी। ओके, स्कूल के अंदर वो माउस की गोली निकाल के ले जाते थे। अभी टीचर सुन लेगा ना, वो तो बहुत पिटाई पड़ेगी। चलो, माउस के बारे में सारी चीजें समझ में आई, अब यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं अदर इनपुट डिवाइस और कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। तो एक एक करके बताना शुरू करना है आपको। और कौन कौन से, बिल्कुल ट्रिपल सी के लिए ले सकते हो क्लास, मैंने बोला ना एनसीईआरटी है।
कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ इनपुट डिवाइस की, तो यहां पर और भी लिखो, कीबोर्ड पढ़ लिया है, माउस पढ़ लिया है। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम जॉयस्टिक, माउस के बाद यहां पर लिखेंगे हम जॉयस्टिक। पहले फटाफट से लिख देते हैं, जितने भी आपके माइंड में इनपुट डिवाइस आ रहे हैं बताइए मुझे, उसको फटाफट लिखते हैं, फिर एक एक करके इन पर काम करना शुरू करेंगे। क्लियर है? पहला जॉयस्टिक, दूसरा लिखो ट्रैक बॉल, सेकेंड वन इज ट्रैक बॉल, दूसरा आ जाएगा आपका ट्रैक बॉल। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। तीसरा आ जाएगा माइक, माइक्रोफोन, तीसरा आ जाएगा माइक, या बोल सकते हैं हम इसको माइक्रोफोन, तीसरा आ जाएगा आपका माइक्रोफोन। क्लियर है? चलो नंबर 4, चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? तो माइक हो गया आपका, ये सारी चीजें हो गई। फोर्थ नंबर पे लिखिए टच स्क्रीन, फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगी? फोर्थ नंबर पे आ जाएगी आपकी टच स्क्रीन, टच स्क्रीन। ठीक है, और कौन सी बचेगी? लाइट पेन, नोट करना है, यहां पर लिखना है आपको लाइट पेन, और इसी के साथ लिख लेना स्टाइलस। स्कैनर लिखा है नहीं लिखा अभी हमने? 6 लिखो यहां पर स्कैनर, 6 लिखेंगे यहां पर क्या? स्कैनर। और उसके बाद आएगा आपका वेब कैम, कैमरा। इसके बाद आता है आपका वेब कैम, या जिसको हम कैमरा बोल सकते हैं, ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद आता है ग्राफिक टैब, इसके बाद आता है ग्राफिक टैब, ग्राफिक टैब। ठीक है, इसके बाद आता है आपका MICR, इसके बाद आता है आपका BCR, इसके बाद आता है OCR, और इसके बाद आता है OMR। और भी जो आगे मिलेंगी वो हम इसमें इंक्लूड करते चलेंगे। शुरुआत करते हैं जॉयस्टिक से। नंबर 1 इज जॉयस्टिक, यहां से करते हैं शुरुआत। क्लियर है? चलो बिल्कुल, OCR BCR सारी चीजें लिख दी है। प्रिंटर बाकी है मैम, प्रिंटर की अगर मैं बात करती हूँ, हाँ सारी चीजें बताऊंगी एक एक करके, बिल्कुल फिक्र मत करो, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट करवाया है पहले ही। प्रिंटर कौन बोला ये इनपुट डिवाइस है? भाई प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, अंदर के डेटा को बाहर देता है, तो वो आउटपुट है, प्रिंटर इनपुट नहीं होता। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर अगर मैं बात करती हूं, यहां पर अगर मैं बात करती हूं जॉयस्टिक की, तो जॉयस्टिक यहां पर लिखना, पहली बात ये एक इनपुट डिवाइस है, ये तो खैर जाहिर सी बात है। जॉयस्टिक को एक इनपुट डिवाइस कहा जाता है, और ये आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। पॉइंटिंग डिवाइस का बहुत क्वेश्चन आता है, और इसमें ये कंफ्यूजन होती है, इसमें ये कंफ्यूजन होती है कि पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोला जाए और किसको ना बोला जाए। तो पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है वो डिवाइस जो आपके कंप्यूटर के हर एक स्क्रीन पर पॉइंट ड्रॉ कर सकती है, वो डिवाइस जो आपके कंप्यूटर के हर एक स्क्रीन पर या हर एक कोने पर पॉइंट डिवाइस करती है, वो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। क्लियर? जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया जाता है। किसके लिए? जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल कार में, अब कार में कहा, तो कार में भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है अलग पर्पज से, अभी तो नहीं कार में गेम खेल रहे हैं। एरोप्लेन में, एयरलाइंस में, एटसेट्रा, अलग अलग जगह भी हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल कई अलग रूप में भी करते हैं। जॉयस्टिक कुछ दिखने में ऐसी लगती है, जॉयस्टिक कुछ दिखने में ऐसी लगती है। क्लियर है? एक ऐसी डिवाइस होती है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉयस्टिक में जो बटन होता है वो कहां पर होता है, तो बिल्कुल टॉप पर होता है। जॉयस्टिक में जो बटन होता है वो कहां पर होता है? उसके बिल्कुल टॉप में होता है, सबसे ऊपर होता है। क्लियर है? तो ये पूरा पूरा केस होता है आपका जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक क्या होती है? ओके, देख लिया मैंने, विष्णु लोक से आए हो आप। अब बस कॉपी पेस्ट कमेंट नहीं करने हैं, आपके कमेंट दिख रहे हैं गोलू मिश्रा जी, आप ही के कमेंट दिख रहे हैं। हाँ चलो, मेरे हाथ में जो है ये कौन सी डिवाइस है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरे हाथ में जो है ये स्टाइलस है, अभी खुल जाओगे, खुल गया। देखो मेरे हाथ में जो है ये स्टाइलस है। ये स्टाइलस क्या होता है? ये स्टाइलस इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इसमें अंदर ना मैग्नेट लगी हुई है, मैग्नेटिज्म होती है ये, जैसे लाइट पेन होता है ना, वो लाइट से चलता है, विद्युत से, सेल से, ऐसे स्टाइलस मैग्नेट से चलता है। क्लियर? चलो
तो यहां पर ये चीजें समझ में आई जॉयस्टिक के बारे में। आगे देखते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल की अगर मैं एक फिगर बनाऊं तो ट्रैक बॉल में लेफ्ट की और राइट, ये आपका क्लिक बटन भी होता है, बीच में स्क्रॉल भी होता है। ट्रैक बॉल में एक बॉल लगी होती है ऊपर की साइड, ये कुछ इस तरीके की शेप होती है ट्रैक बॉल की, ठीक है। यहां पर नंबर 1 एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, ट्रैक बॉल आपका इनपुट डिवाइस होता है और ट्रैक बॉल से भी आप सारे काम कर सकते हो, स्क्रीन के हर एक कोने में जा सकते हो। तो ट्रैक बॉल भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल कैसा होता है? ट्रैक बॉल हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसी के साथ ट्रैक बॉल में माउस का भी काम कर सकते हैं प्लस जॉयस्टिक का भी काम कर सकते हैं। तो दोनों को मिलाकर ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर कहां पर होता है? तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर वीडियो एडिटिंग के फील्ड में किया जाता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो होता है यूज, वो वीडियो एडिटिंग के फील्ड में किया जाता है, जहां पर आपको दोनों काम करने हैं, माउस का भी और जॉयस्टिक का भी। बस थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। ये कौन है? क्राइम मास्टर गोगो। अभी राम पढ़ा मैंने। क्या लिख रहे हो आप? कि मैम मैं विष्णु कहां से? लोग से बात कर रहा हूं, सभी देवता आपकी क्लास को बहुत पसंद करते हैं। कहां से लाते हो आप ऐसी चीजें? चलो धन्य हूं मैं, ठीक है। ओके, बस बस बस, इतनी ज्यादा भी अच्छा ही नहीं, ठीक है। चलो बिल्कुल, जय शेरा वाली माता सबको भाई जय जय भगवान जी। क्लास हो चुकी है शुरू। अब बस कृपया करके आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी बाद में ये सारी चीजें जो भी आपको कहना है ना, ये सारी चीजें आप बाद में कह देना, ठीक है। मैं लास्ट में 5 मिनट दूंगी, तब आप कह सकते हो। क्लियर? हाँ, 2022 आरबीआई ओके अटेंडमेंट का एग्जाम होगा क्या? बिल्कुल होने के चांसेस हैं, देखते हैं। गेम के लिए भी कर सकते हो इसका यूज, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल गेमिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल ट्रैक बॉल का कर सकते हैं। आगे चलते हैं माइक्रोफोन की तरफ से। तो माइक्रोफोन की अगर मैं बात करती हूं, माइक्रोफोन कुछ इस प्रकार से होता है। अब मैंने जो लगा रखा है ना, ये माइक्रोफोन, इसको माइक बोलते हैं ना हम लोग, डेली भाषा की शब्दावली में इसको माइक बोलते हैं। अब माइक्रोफोन क्या है? जाहिर सी बात है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, पर ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। क्या कंप्यूटर के अंदर से एरो का इस्तेमाल कर सकते हो इससे? बिल्कुल भी नहीं। माइक्रोफोन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है, अगर मैं बात करती हूं यहां पर, तो डिजिटल डेटा को, यहां पर लिखना वॉइस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए, वॉइस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बदलने के लिए, अब देखो इसमें रटने वाली कोई भी चीज नहीं है। जैसे अब मैं बोल रही हूं तो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, वॉइस निकल रही है। जो मेरे वॉइस सिग्नल होंगे वो कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं और वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं। तो ये वॉइस सिग्नल से या ध्वनि तरंगों से, अगर मैं हिंदी में बात करती हूं तो ध्वनि तरंगों से क्या काम कर रही है? तो ये ध्वनि तरंगों से डिजिटल तरंगों में, ध्वनि तरंगों से डिजिटल तरंगों में डेटा को बदलने का काम करती है, डेटा को चेंज करने का काम करती है, या डेटा को बदलने का काम करती है, ठीक है। आगे चले, क्लियर है सारी चीजें? क्लियर? आगे देखें। ओके चलो आगे देखेंगे यहां पर। हाँ, सीरियल पोर्ट से होता है, माउस जो करेक्ट होता है वो सीरियल पोर्ट से होता है। प्रिंटर पैरेलल पोर्ट से होता है। अभी पोर्ट लिखवाएंगे उसके साथ ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अभी पोर्ट लिखवाएंगे उसके साथ वो चीजें लिखवाऊंगे। अभी केवल और केवल हमें यहाँ पर इन इनपुट डिवाइस के बारे में बात करनी। तो माइक्रोफोन क्लियर हो चुका है, करेक्ट है। मैम इंग्लिश में बता दो, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। देखो इनपुट डिवाइस है, वॉइस सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, इट कन्वर्ट, या इंग्लिश में प्रॉपर लिखना है तो लिखो इट कन्वर्ट वॉइस सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, वॉइस सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, ठीक है। चलो आगे चले नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ था। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। अच्छा देखो ये जो पैनल लगा हुआ है, ये जो पूरा यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर जो सबसे ऊपर चढ़ी हुई है ना वो टच स्क्रीन है।
ये टच स्क्रीन है इसलिए मैं यहाँ पर टच करूंगी तो जो भी मैं लिखना चाहूंगी मैं लिख सकती हूँ। नहीं, कबूतर भी बना सकती हूँ, यहाँ पर मेरा जो भी मन कर रहा है मैं यहाँ पर बना सकती हूँ, है ना। कबूतर ये बना तो नहीं पर समझ लेना कि ये कबूतर ही है, कुछ इस तरीके से। अब ये क्या है, ये जो टच स्क्रीन है भाई, टच स्क्रीन है ना, तभी तो मैं टच कर रही हूँ। मैंने बाहर से डेटा मैं अंदर भेज रही हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ भी करा, बाहर से डेटा मैं अंदर भेज रही हूँ। बाहर से डेटा अंदर जा रहा है मतलब इन हो रहा है, इन हो रहा है मतलब ये इनपुट डिवाइस है। तो टच स्क्रीन मेरी कैसे डिवाइस हो जाएगी, टच स्क्रीन मेरी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो यहां पर हम बस इसमें ज्यादा पूछेगा नहीं, बस यही पूछता है टच स्क्रीन इनपुट है या आउटपुट है। तो टच स्क्रीन हमारी कौन सी डिवाइस हो जाती है, ये इनपुट डिवाइस हो जाती है। टच स्क्रीन कब आनी स्टार्ट हुई, टच स्क्रीन स्टार्ट हुई आनी मोबाइल फोन्स के अंदर, सबसे पहले टच स्क्रीन आनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मोबाइल फोन की अगर मैं बात करती हूँ तो मोबाइल फोन में जो टच स्क्रीन होती है, मोबाइल फोन में क्या होती है, तो मोबाइल फोन में एमोल्ड होती है। कौन सी स्क्रीन होती है, एमोल्ड होती है। इसके ऊपर टच स्क्रीन को डाला जाता है, नोट करना इसको। आपने देखा होगा जब मोबाइल खरीदते हैं तो लिखा होता है एमोल्ड या सुपर एमोल्ड स्क्रीन। एमोल्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव मैट्रिक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। अगर आपने ये वाला मोबाइल फोन खरीदा, एक आता है एलसीडी वाला मोबाइल फोन, एक आता है एमोल्ड वाला। अगर एलसीडी वाला खरीदते हैं तो केवल एक ही लाइट होती है उसमें। अगर आप कोई काला रंग भी देखोगे ना मोबाइल फोन के अंदर, कोई ऐसी मूवी देख रहे हो जिसमें रात का सीन है, मतलब भूत का सीन आ रहा है, तो वहां पर ब्लैक कलर नहीं दिखता, ब्लैक की जगह वो ग्रे कलर दिखता है, ग्रे कलर दिखता है। क्यों, क्योंकि वो एलसीडी है, एलसीडी में एक लाइट हमेशा जलती रहेगी। एमोल्ड वाली स्क्रीन में क्या होता है, अगर कोई फोन एमोल्ड वाली स्क्रीन का आपने खरीदा है तो इसमें लाखों हजारों अलग अलग लाइटें लगी रहती हैं। तो जैसे कोई भी ऐसा सीन है जहां पर ब्लैक कलर अंधेरा दिखाया जा रहा है तो वहां पर वो बल्ब बंद हो जाती है, इसलिए वो प्योर ब्लैक, प्योर काला कलर दिखाई देता है। तो एमोल्ड स्क्रीन वाले मोबाइल कम बैटरी खाते हैं क्योंकि उसकी बल्ब बंद हो जाती है, ठीक है। एमोल्ड जो स्क्रीन वाले मोबाइल होते हैं उनकी बैटरी ज्यादा लंबे समय तक चलती है, और जो एलसीडी वाले मोबाइल होते हैं उनकी बैटरी कम समय तक चलती है, जल्दी खर्च हो जाती है। क्लियर है, चलिए आगे, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं। ओके भैया लंच करने जाओ, 50 बच्चों को क्यों बता के जा रहे हो, हाँ। और अब मैं सही बता रही हूँ, मैं टाइम आउट करवा दूंगी अगर आपने एक जैसे ही कॉपी पेस्ट करने शुरू करें। कुछ बच्चे यहाँ पर जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत नादानियां चल जाती है पर इतनी शैतानियां नहीं चलेंगी क्लास के अंदर। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, फिर टाइम आउट हो जाओगे, ठीक है। चलो क्लियर है, चलिए आगे। ओके, तो यहां पर अगर मैं बात करती हूं बेनिफिट क्या होता है, कंप्यूटर कोई रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे क्वेश्चन सैयद साबिर जी। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले थ्योरी तो पढ़े उसके बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। देखो लाइट पेन की अगर मैं बात करती हूँ या स्टाइलस की मैं बात करती हूँ, होते दोनों एक जैसे ही है, सेम होते हैं। लाइट पेन में क्या होता है, इसमें या तो सेल होती है या फिर ये कनेक्ट होता है आपके वायर से ताकि बिजली के सहारे ये चल सके। स्टाइलस की मैं बात करती हूँ, मैंने बताया इसमें मैग्नेटिज्म होती है, मैग्नेट होती है जिससे ये काम करता है। क्लियर है, दोनों में अंतर ही हो जाता है। दोनों ही कैसे आपके, दोनों ही आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, दोनों ही आपके कैसे डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। दोनों का इस्तेमाल एज अ इनपुट डिवाइस किया जाता है, बस बाकी तो और कुछ इसके अंदर पूछेगा नहीं, मेन बस इतना ही याद रखना है। क्लियर, आगे चले, आगे चलते फटाफट से। स्कैनर की मैं बात करती हूँ, स्कैनर क्या होता है, स्कैनर आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्कैनर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो स्कैनर की अगर मैं बात करती हूँ, यहां पर नोट करना हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, अब यहां पर आप नोट करोगे जैसे अब आपके पास कोई फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो है, आपने पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवाई, इतनी सी आती है, इससे ज्यादा तो आती ही नहीं।
अब पासपोर्ट साइज फोटो आपको आपकी स्क्रीन के अंदर चाहिए, मतलब उस फॉर्म के अंदर आपको फिल करनी है। आप स्कैनर में उसे डालते हो और वो तुरंत फोटो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखा देता है। तो ये फोटो आप छू सकते थे, हार्ड कॉपी है। ये फोटो तुरंत स्कैन करने के बाद आपके कंप्यूटर में आ जाती है। अब कंप्यूटर वाली फोटो हम नहीं छू सकते क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी बन चुकी है। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम होता है स्कैनर का। क्लियर है? स्कैनर दो प्रकार के होते हैं। स्कैनर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्रम स्कैनर, एक होता है ड्रम स्कैनर जिसका इस्तेमाल मैगजीन वगैरह को छापने के लिए किया जाता है। एक होते हैं ड्रम स्कैनर जिसका इस्तेमाल मैगजीन्स को छापने के लिए किया जाता है, और दूसरे होते हैं आपके फ्लैट बेड स्कैनर जो नॉर्मली यूजुअली इस्तेमाल होते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर जिसका इस्तेमाल नॉर्मली जनरल पर्पस के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल जनरल पर्पस के लिए किया जाता है सामान्य तौर पर। क्लियर? आगे चले, चलो आगे देखते हैं और भी चीजों के बारे में। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लास ले सकते हो बिल्कुल। CCC कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं आपकी क्लास वैलिड रहेगी। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो स्कैनर के बाद आता है वेब कैम। अच्छा, कैमरे में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आपको लगता है कि कैमरा इनपुट डिवाइस है या आउटपुट है? कैमरे में बहुत दिक्कत होती है, कई बार लगता है कैमरा इनपुट है या आउटपुट है। देखो, कैमरा एक इनपुट डिवाइस होता है क्योंकि कैमरे से जब आप फोटो क्लिक करते हो तो आपकी फोटो उसके अंदर जा रही है, और किसी भी प्रकार से डेटा बाहर से अंदर जाता है, इन होता है, तो वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। वेब कैम आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। वेब कैम कौन सा डिवाइस होता है? तो वेब कैम हमारा एक इनपुट डिवाइस कहलाता है। इसका इस्तेमाल भी किसके लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एक वर्चुअल कॉपी बनाने के लिए, एक वर्चुअल कॉपी बनाने के लिए, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक आभासी चित्र को बनाने के लिए। भाई आभासी चित्र तो हो रहा है, आपका हुबहू फोटो छाप रहा है, तो एक वर्चुअल चित्र है, आप डायरेक्टली उसमें नहीं जा रहे बट आपका एक चित्र जा रहा है, पिक्चर जा रही है, तो वर्चुअल इमेज के लिए हम वेब कैम का इस्तेमाल करते हैं। वेब कैम इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। ग्राफिक टैब क्या होता है? तो ग्राफिक टैब एक नॉर्मल टैब होता है और इसके साथ पेन आता है। आप जो जो काम इस पेन के साथ ग्राफिक टैब पे करोगे वो पूरा काम आपके कंप्यूटर पर आपको देखने को मिलेगा। आपने जो इस ग्राफिक टैब पर लिखा वो काम आपको आपके कंप्यूटर पर देखने को मिलेगा। ये खूबी होती है ग्राफिक टैब की। जो भी ग्राफ्स आप बना रहे हो वो सारे ग्राफ आपको हूबहू कंप्यूटर के अंदर दिखेंगे। आपने यहां पर लिखा ए, आपका कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ आएगा ए। ऐसे काम करता है ग्राफिक टैब। ठीक है, ग्राफिक टैब जाहिर सी बात है ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। ग्राफिक टैब भी आपका कैसा डिवाइस होता है? तो ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। और इसी के साथ अगर मैं बात करती हूं तो ग्राफिक टैब काम कैसे करता है? तो ग्राफिक टैब को हम अपने कंप्यूटर से या किसी भी चीज से USB पोर्ट के द्वारा जोड़ सकते हैं। USB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ये क्या होती है? USB की फुल फॉर्म होती है। USB का आविष्कार किसने किया था? तो USB का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। और अभी एक पेपर हुआ था UPPCL वाले स्टूडेंट्स का, उनमें क्वेश्चन पूछा कि USB का आविष्कार भारत के कौन से व्यक्ति के सहयोग से हुआ? तो USB जो केबल होती है ना, जब हम चार्जर खरीदते हैं तो हमें एक तो अडेप्टर मिलता है और एक इसके साथ ये केबल मिलती है। तो ये जो केबल होती है ना, इसी को USB केबल कहते हैं। तो भारत के अजय भट्ट नाम है इनका, भारत के अजय भट्ट नाम के व्यक्ति ने, भारत के अजय भट्ट नाम के व्यक्ति का पूरा योगदान है USB केबल को बनाने का। ठीक है, आगे चलें। बिल्कुल USB, देखो मैं बताती हूँ, ग्राफिक टैब का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कब होना शुरू हुआ? वैसे तो नॉर्मली बहुत हुआ, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस मतलब घर से होनी शुरू हुई थी, जब लॉकडाउन लग गया था कंप्लीट, 1 साल पहले की बात है, लॉकडाउन कंप्लीट हो गया था तो सबने क्लासेस लेना घर से शुरू कर दिया था। तो जब घर से क्लासेस लेते तो ऐसे बोर्ड नहीं होता, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लाइव आते, तो आप ग्राफिक टैब पर जो लिखते हो वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर पर दिखता है और वही आप लोगों को दिखाई देता था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आता है यहाँ पर क्या? MICR। अच्छा, MICR की फुल फॉर्म क्या होगी? कौन बताएगा यहाँ पर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? बताइए। MICR की फुल फॉर्म क्या होगी? CSHL के लिए कंप्यूटर में मेमोरी पढ़ लेना, मेमोरी से क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, चलो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक, MICR की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन। पहले हम रिकॉग्नाइजेशन को प्राथमिकता देंगे और अगर नहीं ऑप्शन में दिया है तो रीडर लगाएंगे। MICR की बात करती हूं, ये बेशक आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। MICR एक इनपुट डिवाइस है। बैंक के चेक में, बैंक के चेक को जांचने के लिए, बैंक के चेक को जांचने के लिए MICR का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? अब देखो MICR पर्टिकुलर वैसे तो एक नंबर होता है। MICR एक नंबर बैंक के चेक पर, MICR वैसे तो एक नंबर होता है जो कि बैंक के चेक पर होता है। जैसे यहां पर अगर मैं एक बैंक का चेक बना दूं तो बैंक के चेक के नीचे बीचों बीच आपको एक MICR नंबर मिलेगा जो चुंबकीय इंक में लिखा होता है ब्लैक कलर की। ये 9 संख्या का होता है, नोट करना क्योंकि पूछा जाता है। MICR 9 डिजिट की संख्या होती है। ठीक है, 9 डिजिट की नंबर होती है, 9 डिजिट का एक नंबर होता है। क्लियर? तो यहां पर बैंक के चेक के बीचों बीच 9 डिजिट का जो आपको नंबर दिखता है उसी को MICR बोला जाता है, और जो नंबर होता है उसी को MICR एक मशीन है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर, कुछ इस प्रकार की मशीन होती है। यहां से आप बैंक का चेक डालते हो, इधर से घूमकर इधर से वापस आ जाता है, चेक करता है कि भाई जिस व्यक्ति का वो अकाउंट है उसके सिग्नेचर आपके चेक से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैच कर रहे हैं तो पैसा मिलता है, मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर कंप्लेन हो जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जाता है MICR कितने संख्याओं का होता है? 9 संख्याओं का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी जो शुरू की संख्या होती है, शुरू की 3 संख्या किसको दर्शाती है? शुरू की 3 संख्या, बीच की 3 संख्या और अंत की 3 संख्या। लिखना इसे, शुरू की 3 संख्या सिटी को दर्शाती है कि वो चेक कौन से शहर का है। बीच की 3 संख्याएं बैंक को दर्शाती हैं कि चेक कौन से बैंक का है, और लास्ट की 3 संख्याएं ब्रांच के कोड को दर्शाती हैं कि वो चेक कौन से ब्रांच का है, कौन से ब्रांच का है। क्लियर है? लिखा इसे, नोट करना इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखो, शुरू की 3 संख्याएं सिटी को दर्शाती है, शहर, बीच की 3 संख्याएं बैंक को दर्शाती हैं, और लास्ट की 3 संख्याएं ब्रांच के कोड को दर्शाती हैं। किसको? तो ब्रांच के कोड को दर्शाती है। क्लियर? आगे चले, बिल्कुल कमेंट पढ़े हुए सभी के। सुरजीत सिंह जी क्लास ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्लास आप ले सकते हो। नेटवर्किंग सिखाओ, मैं एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे, नेटवर्किंग भी चलेगी। हाँ बिल्कुल, चेक बाउंस तभी होता है जब ये कोड को डिटेक्ट नहीं करता। बिल्कुल करेक्ट है, मैकेनिकल नॉलेज जी, बिल्कुल। चलो सौरभ सिंह जी, देखो पहले मैं बता देती हूँ क्लास किसके लिए, क्योंकि आप सभी पूछ रहे हो। क्लास ये NCERT बेस है, और NCERT एक जड़ होती है। क्लियर है? किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपने ये क्लास ले ली तो आपका किसी भी चीज का एग्जाम है, इसका सबसे अच्छा मैं आपको बताती हूँ टेस्टिंग तरीका, प्रीवियस ईयर उठाना, उसके क्वेश्चंस लगाकर देखना। ठीक है? तो जो चैप्टर पढ़ लो प्रीवियस उठाकर क्वेश्चन लगाना, डेफिनेटली लग जाएंगे। चलिए, तो सारे स्टूडेंट्स क्लास को ले सकते हैं जिनके भी एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे 2 नंबर की कंप्यूटर आती हो, चाहे 5 की, चाहे 100 की, क्योंकि CCC में 100 नंबर की आती है। चलो, BCR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BCR की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। क्या होती है? बार कोड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन फुल फॉर्म होती है अगर हम बात करते हैं यहां पर BCR की। अब ये BCR होता क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? ये भी इनपुट डिवाइस होता है। BCR का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो किसी भी उत्पाद की जानकारी देने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की या उत्पाद की जानकारी देने के लिए, जानकारी कंप्यूटर पर स्कैन
कंप्यूटर पर स्कैन करके देने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो BCR का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो एक होता है बार कोड, यहां पर लिखना भाई, बार कोड को स्कैन करने के लिए या बार कोड को जांचने के लिए, बार कोड को जांचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बार कोड रीडर या बार कोड रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर लिखना, चाहे आप 2 रुपए का बिस्किट खरीदो और चाहे आप 500 रुपए की आटे की थैली खरीदो, तो जो ये काले रंग की मोटी पतली लाइनें होती हैं, इन लाइनों को ही बार कोड बोला जाता है। और इन लाइनों की डिटेल होती है कि ये प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है, क्या इस प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट है, कब ये प्रोडक्ट बना था, कब ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो इस सारी डिटेल को एक मशीन होती है इस प्रकार की, उससे पढ़ा जाता है और आपके कंप्यूटर में दिखा दिया जाता है। तो आपको उस उत्पाद की सारी जानकारी दर्शाई जा रही है इनपुट के तौर पर, तो उसी को बार कोड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन बोला जाता है। बार कोड अगर बात करती हूँ BCR की, तो इसकी कुछ इस प्रकार से मशीन होती है। शॉपिंग मॉल में देखा होगा आपने, शॉपिंग मॉल वगैरह में इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। शॉपिंग मॉल में, जो कि अब बंद होने वाले हैं दोबारा से, शॉपिंग मॉल वगैरह में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। जैसे कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो जो टैग लगा होता है डायरेक्ट उस पर बार कोड करते हैं, वो पी आवाज करता है और डायरेक्ट उसकी डिटेल कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। क्लियर है? आगे चले और भी चीजों को देखेंगे यहां पर। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहां पर सारी चीजें आपकी करेक्ट हो जाएंगी। अब आगे देखेंगे OCR। OCR की फुल फॉर्म हो जाती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR की फुल फॉर्म हो जाती है ऑप्टिकल कैरेक्टर, OCR की फुल फॉर्म हो जाती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर रीडर, रिकॉग्नाइजेशन या फिर रीडर। अच्छा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है? ये भी सेम BCR की तरह होती है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कुछ इस प्रकार की मशीन होती है, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कुछ इस प्रकार की मशीन होती है। अच्छा, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? पहली बात, जाहिर सी बात है, ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के बाहर के डेटा को कंप्यूटर के अंदर लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैसी डिवाइस होती है? ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। दूसरी चीज यहां पर देखेंगे, अगर मैं बात करती हूँ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की या रिकॉग्नाइजेशन की, ये अक्षरों को उनके आकार के हिसाब से जांचती है, आकार के हिसाब से जांचती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कैसे किसी भी अक्षर को जांचता है या उसको डिटेक्ट करता है। तो यहां पर लिखना कि इट only detect the size या फिर आकार, शेप लिखो, शेप ऑफ एनी कैरेक्टर, किसी भी अक्षर के शेप को या केवल उसके आकार को ही देखती है। उसको नहीं पता कि रंग क्या है, काला, गोरा, हरा, नीला, पीला, लाल, गुलाबी क्या है, वो केवल उसके आकार को देखती है और वही बना के दे देती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी चीजों में। जैसे सपोज आप तमिलनाडु गए शादी में, है ना, शादी में गए, अब आपको भाई अखबार पढ़ने की बहुत ज्यादा आदत है। अखबार तमिल भाषा का आ रहा है, तमिल भाषा का अखबार आपने पढ़ा और आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप बेसिकली इस वाली मशीन को लगाओगे और वो जो पूरा का पूरा तमिल भाषा में लिखा हुआ है अखबार, वो आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा। अब आप उसको किसी भी भाषा में चेंज कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, जिस भी भाषा में चेंज करोगे हो जाएगा आराम से, फिर आप उसको पढ़ सकते हो। तो मोस्टली इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को, ठीक है। आगे चलिए आगे देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट आता है आपका OMR। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर।
OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? देखो जाहिर सी बात है, ये भी कौन सा डिवाइस है? तो ये भी आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। ये भी कौन सी डिवाइस कहलाती है? तो ये भी हमारी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। और अगर मैं आगे बात करती हूं तो यहां पर नोट करना, OMR शीट को जांचने के लिए, OMR शीट को जांचने के लिए, ठीक है, जांचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? OMR मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जो OMR शीट होती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस्तेमाल की जाती है गोले भरने के लिए, अब इस शीट को कोई इंसान थोड़ी ना बैठा है जो उतनी चीजों को देखेगा, तो एक मशीन में डाला जाता है और वहां से पेपर को निकाला जाता है। तो वो मशीन स्याही को पहचानती है, इंक को पहचानती है और उसके बाद आपको बताती है कि भाई कितने आंसर आपके करेक्ट हैं, कितने आंसर आपके इनकरेक्ट है और कितने आप लोगों ने क्या करा है, छोड़े हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपने अवॉइड मतलब छोड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें जांच कर देता है। अब ये नहीं कि इस मशीन को पता है कौन सा सही है कौन सा गलत, इस मशीन के अंदर पहले एक छोटी सी प्रोग्राम भरा जाता है कि इस पेपर में सेट ए है तो ए ऑप्शन सही होगा पहले क्वेश्चन का, बी ऑप्शन सही होगा दूसरे क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी कोडिंग करके पहले उस मशीन के अंदर डाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग ये सारी शीट को चेक करती है। क्लियर? हाँ, बट अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब तो ऑनलाइन एग्जाम हो चुके हैं तो अब तो OMR शीट का काम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करती हूँ जैसे UPSC वाले जैसे पेपर, जो बहुत बड़े पेपर होते हैं, IAS IPS वाले एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो इन एग्जाम्स में अभी भी OMR शीट का इस्तेमाल होता है। जो प्रीलिम पेपर होता है वो उसी के ऊपर बेस होता है, तो वो भी OMR शीट से ही जांची जाती है। इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस होते ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे चले। हाँ बिल्कुल, OMR में सेट किया जाता है प्रोग्राम, तभी तो वो कोडिंग के अकॉर्डिंग अपना काम करेगी। क्लियर है? चलिए आदर्श कुमार जी, मैंने पहले बोला था आपको, देखो जो थ्योरी पढ़ाऊंगी उसका PDF तो नहीं मिलेगा, वो आपको खुद लिखना पड़ेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस आंसर करवाऊंगी मैं उसकी PDF दे दूंगी, प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस के भी PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये सारी चीजें हो जाती है खत्म। तो यहां पर हमारे जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो एंड होते हैं, जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या होते हैं, एंड होते हैं। इसके बाद चलेंगे आपके आउटपुट डिवाइस। इसके बाद कौन से डिवाइस चलेंगे, आपके आउटपुट डिवाइस चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन से डिवाइस आते हैं, तो इसके बाद आते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस। क्लियर है? आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बताया था, आउटपुट डिवाइस किसको कहा जाता है, तो कंप्यूटर के अंदर से कोई भी डिवाइस अगर डेटा को बाहर ले जा रही है, आउट कर रही है, तो वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। दो मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन से होंगे बताना जरा, 2 मेन आउटपुट डिवाइस कौन से होंगे, यहां पर आपको बताना है। दो मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन से होंगे, दो मुख्य आउटपुट डिवाइस, 2 मेन आउटपुट डिवाइस। तो पहले नंबर पे आता है आपका मॉनिटर, पहले नंबर पे आता है हमारा मॉनिटर और दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्रिंटर। ये दो मुख्य आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये दो मुख्य आउटपुट डिवाइस होते हैं। क्लियर है? तो मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल, इस लेक्चर को हम कल करेंगे कंटिन्यू। तो मॉनिटर और प्रिंटर ये दो मुख्य आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। क्लियर है? होमवर्क क्या हो जाएगा आपका, हाँ प्रिंटर और मॉनिटर दोनों याद रखना, ये दोनों ही मुख्य आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, बहुत सारे और भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। क्लियर है? चलो मॉनिटर और प्रिंटर की हम बात करते हैं। अच्छा, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, आपका होमवर्क मैं आपको बता देती हूँ। होमवर्क क्या हो जाएगा आज का, तो आज का होमवर्क आपको बताना है मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो कितने प्रकार की होती है। मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है, जो स्क्रीन लगी होती है मॉनिटर के ऊपर, वो कितने प्रकार की होती है। क्लियर? मॉनिटर की स्क्रीन कितने प्रकार की होती है, ये आपका होमवर्क है। विद फुल फॉर्म बताना, उस स्क्रीन की फुल फॉर्म भी बतानी है, विद फुल फॉर्म, उस स्क्रीन की फुल फॉर्म भी बतानी है आपको। ठीक है, चलो तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहां पर एंड करते हैं। ठीक है,
आज की क्लास को फिर हम लोग यहां पर एंड करते हैं। बिल्कुल भाई, 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही में। पीडीएफ कहां मिलेगा, अभी मैंने आपको बताया। ये जो क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, जो थ्योरी चल रही है, उसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। थ्योरी की पीडीएफ आपको खुद, अरे क्लास करवा रही हूं मैं, तो आप लोगों को लिखना नहीं चाहिए, कॉपी में नोट करो भाई। जब तक खुद से नोट नहीं करोगे तब तक कैसे आएंगी चीजें। इन सारी चीजों को खुद से नोट करना है आपको। बाकी तो पर्टिकुलर यहाँ पर यही पूछेगा कि कौन सी इनपुट डिवाइस और कौन सी आउटपुट है। ज्यादा डीपली नहीं जाता इसके अंदर, मेमोरी के अंदर ज्यादा डीपली जाता है, इसके अंदर नहीं जाएगा ज्यादा। और अगर मैं बताऊं बैंकिंग के एग्जाम के पर्पज से, या आप तो अगर पुलिस की भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान हो गया या दिल्ली पुलिस का तो खैर एग्जाम अभी हो ही चुका है, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के युग को देखते हुए जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम में, आपका एमएस ऑफिस से बहुत डीपली आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाती हूं, अभी स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दूंगी आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसका पीडीएफ बनाकर आप अपने आप भी सेव कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको नोट करोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, जब मैं इसके आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी तब मैं आपको सारी चीजें दे दूंगी। डेडलॉक के बारे में बताना मैम, डेडलॉक क्या होता है। ओके चलो डेडलॉक के बारे में बताते हैं, रुक जाओ अभी। ठीक है, देखो डेडलॉक क्या होता है, लिखो डेडलॉक क्या होता है। वैसे तो ये अलग से टॉपिक आ गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है टॉपिक। देखो डेडलॉक होता क्या है, पहले यहां पर देखेंगे। देखो हम लोग, ये हमारे चिंटूक लाल जी हैं, अभी बहुत दिनों बाद आए हैं, कोरोना चल रहा था तो ये अपने घर गए हुए थे। ठीक है, बट चलो अभी वापस से एंट्री हो चुकी है इनकी, 10 ठीक है। अब ये क्या है, तो ये हमारे चिंटूक लाल जी, ये हमारे यहाँ पर चिंटूक लाल जी। अब क्या होता है, अब इस यूजर कोई काम कंप्यूटर को देता है, तो वो काम कंप्यूटर में कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो काम सबसे पहले किसके पास जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। तो यूजर कंप्यूटर में जो काम देता है वो काम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। सपोज इस यूजर ने 1 2 3 4 काम दे दिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास 1 2 3 4 काम आ गए। अब ये जो चौथा काम आया वो कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चला तो गया, पर ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा। ना तो कंप्यूटर ने इसको आते हुए देखा, ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आया, और ना ही सीपीयू इसको प्रोसेस कर पा रहा। ना तो ये प्रोग्राम चल पा रहा है, ना तो ये प्रोग्राम बंद हो पा रहा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, या जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास, कि जब कोई भी काम ना तो शुरू हो पाए, ना तो वो स्टार्ट हो पा रहा है, खुल पा रहा है, और ना तो वो बंद हो पा रहा है, स्टॉप हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में वो ऑपरेशन डेडलॉक हो जाता है। आपकी चाहे वो कोई फाइल हो, चाहे वो कोई मूवीज हो, चाहे वो कोई पिक्चर हो, तो ऐसी कंडीशन में वो डेडलॉक हो जाता है, वो ना चलेगा ना तो बंद होगा। कई बार ऐसा होता है, देखना जब आप बहुत सारे प्रोग्राम को खोल देते हो कंप्यूटर के अंदर, तो कुछ प्रोग्राम खुलते ही नहीं, ना तो वो खुलते ही है और ना तो वो बंद होते ही दिखाई देते हैं। तो उस कंडीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो प्रोग्राम आपका डेडलॉक हो चुका होता है। मर तो चुका ही होता है, डेड तो ही जाता है, प्लस लॉक भी हो जाता है, वो बंद भी नहीं हो रहा, फिर वो फाइल करप्ट हो जाती है, या फिर आगे कहीं टास्क पेन में जाकर आप उसको खोल सकते हो। क्लियर है, क्लियर, ओके चलो तो आगे चलते हैं। यहां पर समझ में आया ना सारी चीजें आपको। हाँ, तो डेडलॉक ये होता है, ये भी याद रखना। चलिए तो आज की क्लास को यहां पर एंड करते हैं। होमवर्क याद रखना है, आपको बताना है मॉनिटर की स्क्रीन कितने प्रकार की होती है। तो मॉनिटर और प्रिंटर वाला चैप्टर कल करेंगे, और कल इन सबके मैं आविष्कारक के बारे में, अच्छा कल के सारे मैं आविष्कारक के बारे में भी बता दूंगी। क्लियर है, चलो साइड हो चुकी हूं मैं, लेना है स्क्रीनशॉट आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहां पर करते हैं एंड। मिलते हैं कल अपने टाइम पर ठीक 1 बजे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो और आप में से जितने भी नए बच्चे आज के दिन जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल 1 बजे और बेहतरीन सेशन के साथ। और कल अगर आपका आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हो जाता है तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।